हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको हर एक साल पूछा जाता है। तो हमने जो है एक सेट पहले बना के रखा है, ये जो है आपका दूसरा सेट। इस तरह के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजिश सर को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिए कि हमारा वीडियो जो है जब भी अपलोड हो तो आप तक जो है पहले पहुंच जाए। तो चलिए ना वक्त गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला जो है स्टार्ट हो रहा है इतिहास। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं इतिहास से पर्सनली जो है। ठीक है, हमने जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ही जो है आपके लिए छाट के रखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा। तो हमने इसका आंसर दिया है रूसी क्रांति एक वैचारिक क्रांति थी। रूस में औद्योगिकी मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव था। प्लेखानोव रूस की जारशाही को खत्म करना चाहता था। 1898 ईस्वी में उसने एशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की जो बोल्शेविक दल की पार्टी थी। इस क्रांति ने सर्वहारा वर्ग के लोगों को एकत्र किया और किसानों के लिए 1901 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी बनाई। इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित मजदूर एवं किसानों के संगठन रूस की क्रांति का कारण बना। ठीक है, इस तरह से जो है आपको आंसर देना है। अगर आपने ऐसा आंसर दे दिया थोड़ा लॉन्ग करके तो आपको जो है 2 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन 2 में खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था। तो हमने जो है इसका आंसर दिया है प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विरुद्ध में लड़ रहा था जिसमें उसकी करारी हार हुई। ब्रिटेन ने उसके साम्राज्य अस्मानीय साम्राज्य का विघटन कर दिया। तुर्की बस तुर्की में ही सिमट कर रह गया। मुस्लिम जगत को यह नागवार लगा क्योंकि तुर्की का खलीफा मुस्लिम विश्व का धर्मगुरु था। उसी के पक्ष में खिलाफत आंदोलन हुआ। ठीक है, चलिए अब हम इस पेज को जो है ऊपर करके उसके बाद क्वेश्चन 3 को पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 3 में हमसे पूछा गया जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधाएं क्या थी। तो हमने इसका आंसर लिखा जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच और जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे। तो चलिए अब हम अगला बुक का जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो राजनीतिक शास्त्र से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने क्वेश्चन पहले पढ़ के उसके बाद उसका आंसर हमने क्या लिखा है, किस प्रकार लिखा है, उसका जो है हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है। तो हमने इसका आंसर लिखा है सत्ता का क्षैतिज वितरण में सरकार के विभिन्न अंग होते हैं जो समाज स्तर पर कार्य करता है और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका में सत्ता का क्षैतिज वितरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा गया है तो पढ़ते उसको। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन क्या है। तो हमने इसका आंसर लिखा है स्वतंत्र राजनीतिक संगठन ऐसे संगठनों को कहते हैं जो राजनीतिक संगठनों से बिल्कुल भिन्न है। ऐसे संगठन जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनता को एक साथ करता है। कभी कभी ऐसे संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। उसे स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कहते हैं जैसे सेना संघ, राष्ट्रीय संघ, किसान संघ आदि। ठीक है, तो देखिए नीचे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसका आंसर जो है नहीं अच्छा से क्लियर आ रहा है। तो इसको क्या करते हैं पेज को ऊपर करके उसके बाद ये क्वेश्चन, ये अर्थशास्त्र का जो है पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन भी साथ साथ जो है हम पढ़ लेंगे। तो देखिए हम प्रश्न 1 को पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में जो पूछा गया हमसे। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मंदी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है, 2 उदाहरण दे। तो हमने देखिए इसका आंसर लिखा है मंदी अर्थव्यवस्था का एक कुचक्र है जिसके खासकर आर्थिक वृद्धि रुक जाती है। मंदी में महंगाई बढ़ जाती है और उत्पादित वस्तुओं की खपत रुक जाती है जो अर्थव्यवस्था को खोखला कर देती है। क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा गया उपभोक्ता जागरण से क्या अभिप्राय है। हमने जो है इसका आंसर लिखा है उपभोक्ता जागरण का अभिप्राय विभिन्न उपभोक्ता उत्पादन कानूनों, निवारण तंत्र और उपभोक्ता अधिकारी
के बारे में ज्ञान रखने के लिए जागरूक होना है, जिससे उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाले सामानों और सेवाओं से स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार, गुणवत्ता, मूल्य, शक्ति के बारे में सूचित होने का अधिकार शामिल है। तो चलिए अब हम इसके बाद जो है अगले बुक का जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो भी भूगोल का। तो चलिए भूगोल का जो है क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, लौह अयस्क के प्रकार के नाम बताइए। तो हमने लिखा है लौह अयस्क के 4 प्रकार है, उसके नाम हमने लिखा है हेमाटाइट, दूसरा लिखा है लिमोनाइट, तीसरा लिखा है मैग्नेटाइट और चौथा लिखा है सीडोराइट। ठीक है, तो में हमसे पूछा गया है मृदु जल क्या है। तो हमने इसका आंसर लिखा है मृदु जल पीने लायक अलवणीय जल है जो कुल जल आयतन का 2.5% ही है, या मीठा जल है जिसे हम पीते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 3 में हमसे पूछा गया है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में कैसे सहायक है। तो उसका जो हमने आंसर लिखा है फसल चक्रण मृदा संरक्षण के लिए सहायक है, क्योंकि फसलों को बदल कर करने में मृदा की गुणवत्ता बरकरार रहती है, मृदा में उपस्थित पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस जैसे तत्वों व्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा गया वन विनाश के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हमने उसका आंसर लिखा है वन विनाश के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। तो देखिए हमने जो है इसमें 3 कारण दिया है। ठीक है, 2 हमसे पूछा गया था, हमने जो है यहाँ पे 3 कारण दिया है। तो पहला लिखा है वनों की अंधाधुंध कटाई, फिर दूसरा लिखा है जनसंख्याओं वृद्धि से आवासों का निर्माण, तीसरा लिखा है औद्योगिकीकरण आदि। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन जो है नीचे रह गया है, उसको जो है पेज ऊपर करके उसके बाद उसको पढ़ के, ठीक है, तो उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद जो है हम आपदा प्रबंधन का जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए 5वां क्वेश्चन दिया हुआ चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। तो हमने इसका आंसर लिखा है चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, लौह इस्पात बनाने में भी चूना पत्थर उपयोगी है, इसका उपयोग रसायन उद्योग, उर्वरक, कागज, चीनी आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बाद जो है आपदा प्रबंधन का जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो उसके बाद देखिए आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है शुष्क कृषि पद्धति की कोई 2 विधियां बताइए। तो हमने लिखा है शुष्क कृषि पद्धति की 2 विधियां निम्नलिखित है। तो पहला लिखा है भूमि की जल क्षमता को सुधार कर वर्षा के पानी खेतों में एकत्र करना, फिर दूसरा लिखा है भूमि के कटाव को रोकना। ठीक है, उसके बाद देखिए जो है हमसे क्वेश्चन 2 पूछा गया है जल विभाजन क्षेत्र क्या है। तो हमने इसका आंसर लिखा है एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 जो हमसे पूछा गया है बाढ़ नियंत्रण के 2 उपाय बताइए। तो हमने लिखा है बाढ़ नियंत्रण के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। तो पहला नदियों के तट पर ऊंचे बांध निर्माण करना चाहिए, फिर दूसरा लिखा है नदियों से कई नहरों को निकालकर दूसरे नदियों से जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 जो है यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर जो है नीचे है। ठीक है, इसको पहले ऊपर करके उसके बाद उसका आंसर पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है भूकंपीय तरंग क्या है, प्रमुख चुंबकीय तरंग के नाम बताइए। तो हमने जो है इसका आंसर लिखा है पृथ्वी की आंतरिक परतों व सतह पर चलने वाली ऊर्जा की तरंग होती है जो भूकंपीय ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े बड़े भूस्खलन, पृथ्वी अंदर मैग्मा की हिलावट और कम आवृत्ति की ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोट से उत्पन्न होती है। तो इसका देखिए कह रहा था तरंग के नाम लिखने, तो हमने लिखा है भूकंपीय तरंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखा है संपीड़ित या अनुदैर्घ्य तरंग, फिर दूसरा लिखा है कतरनी या अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, इसके बाद जो है हम ये जो है लघुत्तरीय प्रश्न हो गया, जिससे बनाने के बाद जो है आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। ये जो है अब हम जो है आपके लिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेके आएंगे, जो आपको जो है को बनाने के बाद जो है आपको 4 नंबर प्राप्त होंगे। तो चलिए अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न को जो है आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने जो बोला था इतिहास मतलब दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेके आएंगे। देखिए इतिहास का जो है हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं, उसके बाद राजनीतिक का है, उसके बाद जो है धीरे धीरे और जो है खुलता जाएगा। जिस मतलब 4 बुक का जो है हमने जो है
दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेके आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो देखिए इतिहास में जो है एक क्वेश्चन हमने लिखा है, इस पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। लिखा है 9वीं शताब्दी के मध्य में इटली को 7 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया। इसमें मैजनी का इरादा इटली को एकजुट करना था। इन्होंने जो करने का निश्चय किया था उसे पूरा करने के लिए उन्होंने यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। 1831 और 1848 में एकीकरण के पूर्व के असफल होने के बाद इटली के राजा विकट इमैनुअल द्वितीय ने युद्ध द्वारा इटली को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। 59 में कैबोर्ड सार्डिनिया पीडमोंट फ्रांस के साथ बनाए गए राजनीतिक गठबंधन की बदौलत ऑस्ट्रियाई सेना को हराने में सफल रहे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हमसे जो है राजनीतिक में जो है क्वेश्चन नीचे दिए हुए ना, इसका क्वेश्चन तो दिख रहा है, इसका आंसर जो है नीचे रह गया है। इसको जो है पहले क्या करते हैं ऊपर करके उसके बाद इसका क्वेश्चन और साथ साथ जो है इसका आंसर भी पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान भारत में राजनीतिक में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां है विवेचना करें। तो हमने जो है इसका आंसर लिखा है भारतीय लोकतंत्र में निम्नलिखित चुनौतियां हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दिया हुआ है पहला शिक्षा का प्रसार करना। लोकतंत्र को सफल तभी बनाया जा सकता है जब शिक्षा का प्रसार समाज के सभी वर्गों तक ही एवं लोगों में जागरूकता आए। तो देखिए उसके बाद दिया हुआ है जातिवाद की विभाजन का अंत। तो हमने लिखा है लोग विकास के आधार पर वोट नहीं देते बल्कि जाति या धर्म के आधार पर वोट देने में विश्वास रखता है, इसलिए जातिवाद की भावना का अंत करने की आवश्यकता है। तो उसके बाद देखिए तीसरा टॉपिक दिया विभिन्न समानताओं का अंत। तो हमने लिखा है भारत केवल जाति के आधार पर ही नहीं बल्कि आर्थिक सामाजिक क्षेत्र आदि आधार पर भी कई वर्गों में विभाजित है, जिससे राष्ट्रीय एकता कायम नहीं हो पाती, इसे भी समाप्त करने की आवश्यकता है। तो उसके बाद देखिए इसका टॉपिक्स जो है हम थोड़ा सा ऊपर पेज को करके उसके बाद वो टॉपिक्स जो है आपको पहले दिखाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए चौथा में दिया हुआ सत्ता में भागीदारी बनाना। तो उसका हमने आंसर लिखा है भारतीय लोकतंत्र के विकास के लिए सत्ता में सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। तो उसके बाद देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न ही है, कौन से बुक से, अर्थशास्त्र से। तो हमने जो है उसका क्वेश्चन भी लिख रखा है और आंसर भी लिख रखा है। देखिए तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेवा क्षेत्र में विकास में आधारित संरचना के योगदान पर प्रकाश डाले। तो इसका आंसर हमने लिखा है सेवा क्षेत्र, जिसे तृतीयक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में तीसरा स्तर है उत्पादन के बजाय यह क्षेत्र रख रखाव और मरम्मत प्रशिक्षण या परामर्श सेवाओं का उत्पादन करता है। सेवा क्षेत्र की नौकरियां के उदाहरण में हाउसकीपिंग, दूर नर्सिंग और शिक्षण शामिल है। आर्थिक आधारभूत संरचना का तात्पर्य है वह सुविधा और सेवा जो किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत देश में उपस्थित सेवाएं यथा ऊर्जा, परिवहन, दूर संचार, बैंकिंग प्रणाली इत्यादि आती है। तो उसके बाद देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है पूछा गया है कि संसाधनों के संरक्षण के उपाय की चर्चा करें। संरक्षण यानी उसका बचाव कैसे करना है। ठीक है, उसको जो है मतलब संसाधन का उपयोग जो है किस तरह से करना है उसके बारे में कह रहा है। तो उसका जो है टॉपिक्स देखिए कुछ और नीचे रह गया, 4 टॉपिक्स हमने लिखा है। तो इसको क्या करते हैं पेज को ऊपर करके उसके बाद उसका आंसर पढ़ेंगे हम। तो देखिए इसका आंसर हमने लिखा है संसाधनों संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। तो पहला में लिखा है संसाधनों के उचित एवं न्याय संगत उपाय। हमें संसाधनों का उपयोग सोच समझ कर उचित मात्रा में करना चाहिए। संसाधनों के अति दोहन से बचाव चाहिए। तो उसके बाद दूसरा टॉपिक है योजनाबद्ध तरीके से संसाधनों के संरक्षण, संसाधनों के दोहन को कम करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन या बैठक बुलानी चाहिए तथा लोगों को जागरूक करना चाहिए। उसके बाद देखिए तीसरा टॉपिक हमने लिखा है संसाधनों के भंडार में सुरक्षित करके भी संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। तो फिर देखिए चौथा टॉपिक हमने लिखा है समिति संसाधनों का कम से कम उपयोग कोयला, पेट्रोलियम जैसे सीमित
संसाधनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि यह एक बार खत्म होने पर पुनः प्राप्त नहीं हो सकता, हजारों लाखों सालों का समय लगता है। ठीक है, तो आज जो है क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो है लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय।